गुड मॉर्निंग सबको। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है सिलेबस के बारे में, ठीक है। और हाँ हाँ, आ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है हम लोगों ने ऑलरेडी। आज हम लोग का टॉपिक है, थोड़ा सा देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसमें किन किन स्कॉलर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। क्या गर्मी लग रही है तुम लोगों को? आवाज जा रही है? फैन से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, चलो। और ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में, ठीक है। इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि आज क्लास में कुछ लोग नए होंगे तो उनको बता देते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी का हमारे लिए। तो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट या ए बिग मेजर पोर्शन हमारे प्रीलिम्स में भी है और हमारे मेंस एग्जामिनेशन में भी है। और जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, तो उसमें भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हम जहां पे एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। या एक तरह से कहा जाए कि जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, इसका जो कंजक्शन है, यह कहा जाए कि इसका जो एक समरी है वो क्या है? बायोस्फीयर है, जो हमारे लिए लिविंग स्पेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। बट हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे तो ये एक एज ए सब्जेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन के रूप में है। तो आप देखेंगे कि अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन की एनालिसिस की जाए तो कितने क्वेश्चंस आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर जिसको हम लोग, ठीक है, देखते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के। तो ऑन एन एवरेज 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी के होते हैं। अब देखो कुछ सेक्शन जो हैं, कुछ क्वेश्चन इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन को या तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डाल दिया जाता है या करंट जो सेक्शन उसमें डाल दिया जाता है, करंट अफेयर्स में। बट ज्योग्राफी देखा जाए तो ये 10 से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड्स होते हैं या आते हैं हर साल। जो लास्ट ईयर था 2023 और 24, उसको अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर में, हाँ हाँ जाओ, लास्ट ईयर में देखा जाए तो लास्ट 2 ईयर में क्या हुआ है देखिए। 23 में कितने क्वेश्चन थे? 13 क्वेश्चन थे। और 24 में कितने थे? नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हो जाता है कि कोई ना कोई सेक्शन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में चला जाता है या करंट अफेयर इशू में आ जाता है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी के क्वेश्चन 10 to 15 होते हैं, ठीक है। और जो मेरिट है यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन की, वो लास्ट, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम कि पैसा? अभी तो टाइम है, फिर बाद में पैसा हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे ही सिलेक्शन होता है ना तो टाइम को रिप्लेस करके कौन आ जाता है? अपने आप को रिवील कर देता है पैसा, है कि नहीं? तो अभी आप लोग टाइम का कद्र कर लो, नहीं तो एक कहावत है कि आप लोग टाइम का सही से यूज नहीं करोगे तो टाइम बाद में आपको यूज करेगा। ठीक है, 9:30 मीन्स 9:30, ठीक है। तो आप लोग पंक्चुअलिटी को अपनी एकदम समझ लीजिए कि आपके लिए मस्ट है। और तो 9:30 मीन्स 9:30 एग्जैक्टली। तो कल हम लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि 9:30 तो 9:30, ठीक है। चलिए, तो ज्योग्राफी का सेक्शन जो हम लोग देखा है लास्ट 2-3 ईयर में, जो मेरिट है जीएस फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर सी साइड की बात नहीं की जा रही है, फर्स्ट पेपर में, तो ये लेस देन 100 रही है। और लास्ट ईयर जो 23 में था, यूपीएससी ने जो डिक्लेरेशन दिया था वो कितना था? 76.41 मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी जो अदर सब कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या जो फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं पीडब्ल्यू, उनके लिए और नीचे मेरिट थी। इस बार ड्रास्टिकली जो 2024 में यूपीएससी का जो क्वेश्चन था वो
थोड़ा सरल था 2023 के कंपैरिजन में। तो हो सकता है कि मेरिट 90 से ऊपर चली जाए या नियर अबाउट 100 चली जाए, बट जो अभी तक का एक ऑन एन एवरेज सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप 50 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी श्योरिटी बहुत अच्छी है, या कहा जाए कि आप श्योर हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये श्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है? श्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं या ड्यूरेशन है वो क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। ये लगभग 3 महीने के आसपास होता है, नियर अबाउट 3 मंथ होता है। और ये 3 मंथ में आपको जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है उसका। आप नया सेक्शन कुछ नहीं पढ़ सकते, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपके लिए एक एक दिन क्या होता है? बहुत प्रीशियस होता है, क्रूशियल होता है। और जब आप श्योर होते हैं कि आपका प्रीलिम्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो आफ्टर प्रीलिम्स जो ये डायलेमा वाला टाइम होता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो टाइम आपका क्या होता है? यूज हो जाता है, क्योंकि आप श्योर हैं कि प्रीलिम्स क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वहां पे ये जो 15 डेज का होता है, कमीशन लगभग आपका 14 से 15 दिन में क्या करता है? अब लास्ट 3 ईयर से क्या कर रहा है? वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन और प्री के रिजल्ट के बीच में ये 12 to 15 डेज का ड्यूरेशन होता है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है आपका, इसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेंगे। अदरवाइज आप डायलेमा में होंगे कि आप बॉर्डर पे हैं, पता नहीं क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, तो वो टाइम आपका क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसी स्ट्रेटजी लेकर चलनी है कि जब हम प्रीलिम्स में अपीयर हों, तो प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद जब शाम को कैलकुलेशन हम करें, अपना करें, तो ये एकदम डेड श्योर हो कि हमारा प्रीलिम्स क्या हो रहा है? क्वालिफाई हो रहा है। और इसके लिए सर्टेन स्ट्रैटेजी होती है। हम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रैटेजी पे काम करते ही नहीं, वो सीधे सीधे क्या करते हैं? वो सीधे सीधे सिलेबस उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सबसे पहले जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए मेरे पास अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, जब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करना है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर है या जो सिलेबस है उसको बहुत डीपली स्टडी करनी है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखना है, एक ट्रेंड एनालिसिस करना है। और हम लोग क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो जब प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं या अपीयर होते हैं टेस्ट में, तो वो बस टेस्ट दे के भूल जाते हैं। पहले तो उनके अंदर एक मेंटालिटी होती है कि अरे ये कोई सीरियस एग्जाम तो है नहीं, तो चलो फर्ज अदायगी कराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी भी टेस्ट में बैठें तो सबसे पहले हमारे अंदर वो सिंसियरिटी हो, जो कहां पे होगी सिंसियरिटी? हमारी एग्जामिनेशन हॉल में। जब तक टेस्ट को हम सीरियस नहीं लेंगे तब तक टेस्ट का सही से बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। और हम लोग सोचते हैं कि टेस्ट जाके दे लो, मतलब एक जो फॉर्मेलिटी है उसको फुलफिल कर लो, काम खत्म हो जाएगा, चलो। नहीं, जब तक टेस्ट को आप सीरियसली नहीं देंगे या उसकी सीरियसनेस को आप नहीं फील करेंगे, तब तक आप उसके रियल बेनिफिट से अपने आप को बेनिफिशियरी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए, होता क्या है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, सीधे सीधे वहां पे जाके सोचते हो कि हम जो करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो वहां पे एक तो आपके ऊपर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है कि आपकी जो रियल परफॉर्म है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अफेक्टेड होती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है टेस्ट का, वो ये होता है कि हमारे पास कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। ये जितने सेक्शन हैं, अगर हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिनेटली हमको 100 क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारी रेंज में 30-40 क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज जो 20-30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और बाकी 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको हवा ही नहीं लगती कि क्या पूछा है कमीशन ने। और जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं, ये मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल,
और सेकंड होते हैं फैक्चुअल, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत, मतलब एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रगल होती है उनकी, या उनको सफर करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको फैक्चुअल क्वेश्चन में सफर करना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन टेकल कर लिए, आके उसको भूल जाते हैं। आप टेस्ट दो, एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, वो आपको ऐसे बनाना है मैट्रिक्स कि देखिए, आपने दिया, टेस्ट दिया, यहां पे क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज करना है। जैसे यहां पे आपने ज्योग्राफी लिखा, फर्स्ट नंबर पे ज्योग्राफी लिखा, फिर इंडियन इकोनॉमी लिख लिया, फिर आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी लिखा, फिर यहां पे साइंस लिखा। इसको दो सेक्शन में डिवाइड कीजिए, एक होता है फैक्चुअल और एक होता है कॉन्सेप्चुअल। अब इसको डिवाइड कर लीजिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन, ज्योग्राफी में कितने फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। इस फैक्चुअल क्वेश्चन में से आपने कितने को टैकल किया या कितने क्वेश्चन को आपने टिक किया, उस टिक करने या जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है उसमें कितने क्वेश्चन फैक्चुअल आपने अटेम्प्ट किया, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, परसेंटेज क्या है आपका। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाइए कि कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की और गलत होने की। रियल तस्वीर तब निकलकर सामने आएगी कि आपको सफर कहां करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्चुअल में कि फैक्चुअल में। एक बार सही से दिमाग लगाकर अगर इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया जाएगा तो जो भावना में बह के हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एक खास हमने देखा है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट से पूछो कि कौन सा सेक्शन आपका तैयार है, तो वो बोलेगा कि पॉलिटी तो मेरी यूं है, ठीक है मोस्टली स्टूडेंट, पॉलिटी तो मेरी यूं है, और पता लगता है कि पॉलिटी ने यूं करके चल दिया उनके साथ, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हम पॉलिटी के साथ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हमको लगता है सुना सुनाया सब कुछ है, सब कुछ देखा विजुलाइज हो रहा है हमको, बट जो कमीशन की डेप्थ होती है या जो कमीशन की टर्मोलॉजी होती है या जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जो वर्ड्स का या सेंटेंस का, वो गजब का होता है। वो बहुत सरल सवाल भी इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में पूछता है कि उसमें भी हमको चक्कर आ जाता है। तो सबसे पहले जब मैट्रिक्स बना लेंगे तो हमारा जो इमोशंस है ना, जो हमें किसी सब्जेक्ट के पास ले जाता है या किसी सब्जेक्ट से दूर ले जाता है, वो एकदम ग्राउंड रियलिटी पे फाइंड आउट हो जाता है कि यार वास्तव में हम किस सब्जेक्ट में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और हम लोग ये करते नहीं, कभी नहीं करते। मैंने किसी स्टूडेंट को ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा है। लेकिन रियल फॉर्म यही है कि आप मैट्रिक्स बना के एक बार करो आप कि आप किस सब्जेक्ट में कहां पे हो, फिर यहां पर कैलकुलेट करोगे ना कि आपकी टोटल जो परसेंटेज अचीवमेंट है वो ज्योग्राफी में क्या रही है, इंडियन इकोनॉमी में क्या रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या रही है, साइंस में क्या रही है, करंट अफेयर में क्या रही है, हिस्ट्री में क्या रही है। तो आपको रियल पिक्चर प्राप्त होगी कि वास्तव में हमारे पढ़ने का जो क्राइटेरिया है या जो हमारी फील्ड है, इसमें हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर है? आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। एक बार जैसा हम लोग के अंदर एक होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी सेलेक्ट होना चाहते हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको इतना भी पेशेंस नहीं होता है कि हम 2 साल का इसमें प्रिपरेशन करना है। सोचो कि जो पूरी एग्जाम प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो खुद 1 साल लेता है। क्लियर है? तो कम से कम आपको 1.5 से 2 साल पहले क्या करना है? हाँ, प्रिपरेशन सीरियस, मतलब ये नहीं कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं, करनी है। तो सबसे पहला हम लोग को लगता है कि अगर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, इवैल्यूएशन पे काम करेंगे, तो हमारा टाइम किल होगा या वेस्टेज ऑफ टाइम। ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये क्वालिटेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। अगर आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये आपकी क्वालिटेटिव, मतलब एक तरह से कहा जाए इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक बार अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता हो जाए, हमें अपनी वीकनेस पता हो जाए, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? शॉर्ट आउट करेंगे या उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो जब भी आप टेस्ट में बैठा करो तो पहला होना चाहिए कि सीरियसनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि टेस्ट में है चलो दे देते हैं, नहीं, वो सीरियसनेस होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि टेस्ट का इवैल्यूएशन, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आप उसका भी रीजन फाइंड आउट कीजिए कि क्वेश्चन सही कैसे हुआ है, क्या तुक्के पे हुआ है या हमें इसका आंसर पता था। क्लियर है? तो ये कुछ हम लोग को सावधानी रखनी है प्रिपरेशन के दौरान। अगर हम कुछ बेसिक्स पे काम करते हैं तो हमारे अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस बहुत तेजी के साथ आएंगे और विद इन 6 मंथ हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, यूपीएससी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, कुछ जनरल प्रिकॉशंस रखना है और ये एग्जाम हमारे ग्रिप में है। अदरवाइज यूपीएससी एक ऐसा डायलेमा है, एक ऐसा इल्यूजन है कि जो बार बार आपको प्री, मेन और इंटरव्यू के एक इंडलेस साइकिल में तब तक रोटेट करेगा जब तक कि 6 अटेम्प्ट आपके खत्म नहीं हो जाते हैं। तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए हमेशा, और जब ये डिसीजन आपने ले लिया है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो इसके साथ ही हमारे अंदर क्या आ जानी चाहिए, डेडिकेशन। अब डायलेमा खत्म कर लीजिए अपनी लाइफ से कि हाँ क्या करना है। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन ही करना है तो डायलेमा खत्म हो जाना चाहिए फिर कि अदर की क्या करना है। हाँ, ये ऑप्शन है कि कोई दूसरा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन एंड अदर ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड इन योर लाइफ। एकदम खत्म कर लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है, यही फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। तब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने अपने स्केप रूट क्या कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, अब कोई स्केप रूट मेरे पास नहीं है, ओनली वन रूट इज फॉर आईएएस। ठीक है, तो ये कुछ अपने आप से प्रॉमिस करना है हम लोगों को जब भी अपनी क्लास करनी है। देखो, क्लास करने का एक मोटो ये होता है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका अगर 40 to 50% चीज़ें आप रिकॉल कर रहे हो और वो चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि योर क्लास क्या हुई है, एकदम ये प्रोडक्टिव क्लास हुई है और आपकी क्लास जो है वो आपके लिए अच्छा रहा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट मिसिंग है कि या तो टीचर सही नहीं पढ़ाया या आप सही नहीं पढ़े। तो क्लास में सीरियसनेस होनी चाहिए। फिर आप जब क्लास कर रहे हो तो उसी दिन एंड ऑफ द डे आप उसको जाके रिवाइज करो, पूरी क्लास को रिकॉल करो कि क्लास में टीचर ने क्या बोला है, क्या समझाया है, उसको रिकॉल कीजिए। रिकॉल करेंगे तो आपको 60 to 70% चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तब तो समझिए कि आपका रिवीजन प्रोडक्टिव रहा है, अदरवाइज रिवीजन में भी कोई ना कोई डिफेक्ट है। फिर सेकेंड टाइप रिवीजन कब करना है, विद इन 2 डेज। जो आपने पढ़ा है उसको अगले 2 दिन में उसका रिवीजन कीजिए। एंड थर्ड एंड फाइनल रिवीजन करना है विद इन 10 डेज। जो आपने पढ़ा है अगले 10 दिन के अंदर उसका थर्ड टाइम रिवीजन कीजिए। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको 80 to 90% चीजें याद हो जाएंगी और आपको फोर्थ टाइम रिवीजन करने की जरूरत तब होगी जब आप कहां जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जाएंगे या आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जाएंगे। वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी रेडीमेड नोट्स पे आपको भरोसा नहीं करना है। हमेशा अपना क्या होना चाहिए, हाँ, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको रिटन फॉर्म में आप खुद लिखिए। आपका अपना नोट होना चाहिए, ओन नोट होना चाहिए, आपकी ओनरशिप होनी चाहिए उस नोट पे। ये नहीं कि आपने मार्केट से नोट उठाया या दीदी का है, भैया का है या इनका है, उनका है, ये काम कभी नहीं आएगा और वो आपके लिए एक इल्यूजन होगा। आप अपने नोट्स को बनाइए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के डेवलपमेंट। क्लियर हो गया कि ज्योग्राफी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस रोल है इसका है, क्या क्यों हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो ये प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, देख लिया हमने। मेंस में भी फर्स्ट पेपर में जीएस के उसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 125 मार्क्स के क्वेश्चन नियर अबाउट होते हैं। थर्ड जो आपके पेपर हैं जिसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट डील करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं वहां, या आईआर सेकंड पेपर वाला जो आईआर है,
अगर हमें ज्योग्राफी आती है तो इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डील करने में हमें बहुत आसानी होगी या बहुत कंफर्ट फील करेंगे। तो यहां पे हमको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। और एक कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है कहां पे, एसए में आपके। क्लियर है? तो वहां पे भी हमारे लिए एक तरह से कहा जाए कि इसका बेनिफिट है। तो ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जो है वो भी किस पे है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इसमें रटना कुछ भी नहीं है। तो जो भी हम लोग के बीच में मन में मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नहीं बहुत फैक्ट है या बहुत इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत इजी वे में देखेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिन लोगों ने पहले देखा है वो खुद देख चुके होंगे कि इसमें कितना फैक्ट है। फैक्ट इसमें बहुत कम होता है, सिर्फ सपोर्टिव रोल में फैक्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के डेवलपमेंट का, कि ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ एज ए डिसिप्लिन। फिर इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन की यहां पर एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? चलिए, अभी किसी के मन में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है आपके मन में या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो पूछिए एक बार आप लोग। हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जो लोग नए हैं तो सिलेबस आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, सिलेबस हमने दे दिया है, आपको मिल जाएगा सिलेबस। और सिलेबस को हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया है कि ज्योग्राफी जो बेसिकली ज्योग्राफी है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। और हम लोग के सिलेबस में भी ज्योग्राफी इसी फॉर्म में है कि जो ज्योग्राफी है ये दो फॉर्म में डिवाइड होती है। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी और एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरे रूप में एज ए सब्जेक्ट इसका डिवीजन जो किया जाता है वो ये होता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपके जो यूपीएससी के सिलेबस में है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका एक होता है यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, एक पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है एंड ओशनोग्राफी है। क्लियर है? ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे। हम लोग बार बार डिस्कशन करेंगे तो ये चीज तो हम लोग को आएगी ही कि ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी जो हम लोग क्लासिफाइड करेंगे उसमें एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी फिर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, तो पहले जियोमॉर्फोलॉजी जिसको भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। सेकेंड है क्लाइमेटोलॉजी जिसको हम लोग जलवायु विज्ञान बोलते हैं। एंड थर्ड है ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी जिसको हम लोग समुद्र विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो फोर्थ पार्ट है इसका फिजिकल ज्योग्राफी का उसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। तो यहां पर बायोजियोग्राफी हम लोग को बहुत नहीं पढ़ना है जीएस में। ये सारा टॉपिक कहां आपको मिल जाएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। क्लियर है? फिर जो इसका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसमें एक होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल। फिर एक है इसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल। ठीक है, अच्छा एक शब्द आता है, दो शब्द आते हैं, एक आता है इकोनॉमिक्स एंड एक आता है इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंसेस पता है? जब इकोनॉमिक्स टर्म यूज करते हैं तो इट मींस ए डिसिप्लिन, ए सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ थ्योरीज। ठीक है, और जब हम इकोनॉमी टर्म यूज करते हैं इट मींस अप्लाइड सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट हैज आल्सो
मतलब जब इकोनॉमी शब्द यूज करते हैं, अर्थव्यवस्था यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। ये किसी न किसी प्लेस और किसी न किसी टाइम के रिफरेंस में बोला जा रहा है। जैसे हम बोलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी के पहले हमने क्या लगाया? इंडियन लगाया। क्लियर है? तो इकोनॉमी जो होती है वो किसी न किसी प्लेस और किसी न किसी टाइम के स्पेसिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मैं बोल दूं अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय की भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या हमने दे दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसियस टाइम, स्पेस क्या हो गया, मतलब प्लेस क्या हो गया? भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन। और टाइम कब की हो गई? डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर की बात हो गई। मोदी के समय की भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर रहे हैं। टाइम क्या है? मोदी ईरा के बारे में बात। क्लियर है? तो ये चीज, चलिए, तो एक होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, तो इसमें दोनों पढ़ना है हमको, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। एक होता है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी का मतलब है जो हमारा सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जो कल्चर्स हैं, जो ह्यूमन रेसेस हैं, जो ट्राइब्स हैं, इनके बारे में। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बहुत थोड़ा ये है, आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस इसका रोल है। फिर एक इसका बहुत से हो जाते हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसका अपना कुछ नहीं है, ये सबसे उधार लिया हुआ है और सबको एक कलेक्ट फॉर्म में क्या कर दिया, इसने असेंबल कर दिया है। जैसे जो जियोमॉर्फोलॉजी है ये जियोलॉजी से क्या किया हुआ है, उधार लिया हुआ है। जो क्लाइमेटोलॉजी है ये मेट्रोलॉजी से क्या किया हुआ है, उधार लिया हुआ है। जो ओशनोग्राफी है ये क्या किया है, उधार लिया हुआ है। तो ये सबसे उधार लिया हुआ है। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें भी इंडियन, ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोले हैं ये किससे उधार लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स से उधार लिया हुआ है। जो सोशल ज्योग्राफी है ये किससे उधार लिया हुआ है, सोशियोलॉजी से लिया हुआ है। क्लियर है? तो ये ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ये क्या है, दूसरे दूसरे कोर सब्जेक्ट से उनके पार्ट्स को लेके असेंबल किया हुआ है। और हम लोग बोल लेते हैं ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। सुना है कभी? ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। ये जस्टिफाई है कि जस्टिफाई नहीं है? जस्टिफाई है। क्यों? क्यों ये जस्टिफाई है कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज? ये जस्टिफाई क्यों? इसलिए जस्टिफाई है कि सारे सब्जेक्ट्स को हमने क्या कर दिया यहां पे, समराइज कर दिया हुआ है। और देखो ज्योग्राफी किसकी स्टडी करता है, अर्थ सरफेस एंड लिविंग प्लेस की। अगर इस रूप में देखा जाए कि जो लिविंग प्लेस है उसी पे सारे डिसिप्लिन क्या हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। तो इसलिए बोल लेते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखो, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं बोलता है कि हम मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नहीं है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस बताते हैं अपना। ठीक है, तो इसलिए नहीं बोल देंगे कि ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी ही दुनिया का स्रोत, एक सोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी के रूप में ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट को समराइज किया हुआ है। अगर इसको कोई क्रिटिसाइज करे तो बोले कि सबसे उसने उधार लिया हुआ है, प्लैगरिज्म किया हुआ है। क्लियर है? तो ये ज्योग्राफी का। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है हम लोग का, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस पे डिस्कशन किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। फिर हम बीच में आप फिर से सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना, क्योंकि अगर एक बार हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे सही से डिस्कशन कर लिया तो वो ट्रेंड हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। वो क्लू हमें मिल जाएगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। क्लियर है? चलिए, तो ये सिलेबस हम आपको फिर से दे देंगे, फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज क्लास हम लोग की थोड़ी सी रन करे। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि ज्योग्राफी का कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले
हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे कि एक रिजीम था जिसको बोलते हैं ग्रीक एम्पायर। ये क्या था? यूनानी, ठीक है, साम्राज्य। ये कहां डेवलप हुआ था? यूनानी जो साम्राज्य था, ये मेडिटेरेनियन सी है, देखा है आपने, भूमध्य सागर का क्षेत्र देखा है। ये मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ, ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ साउथ। तो देखिए, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहां पे ये अफ्रीका और यूरोप के क्या है? बीच में है मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी के नॉर्दर्न पार्ट में यूनानी या ग्रीक जो इंपायर था वो एस्टेब्लिश हुआ, और इसका मेन जो सेंटर था वो क्या था? एथेंस। क्लियर है? अब यहां पर जो ग्रीक इंपायर था, इसकी सबसे बड़ी एक कहा जाए कि मेरिट थी कि ये बहुत स्ट्रांग था, और स्ट्रांग था तो जो यहां के राजा या सम्राट थे, ये जो स्कॉलर थे उनको प्रमोट करते थे। क्लियर है? तो जब प्रमोट करते थे तो यहां पे एजुकेशन का डेवलपमेंट और एजुकेशन विथ रैशनैलिटी, मतलब तार्किकता के आधार पर शिक्षा का विकास हुआ। ठीक है, शिक्षा का विकास हुआ। फिर जो यूनानी या रोमन इंपायर था, ये लगभग 1000 बीसी से लेकर ये, इसके बाद फिर इस रोमन इंपायर आया जो 300 एडी तक, यानी कि नियर अबाउट 1300, 1000 बीसी टू 300 एडी, ये पूरा जो ड्यूरेशन था या इरा था, इसको बोलते हैं ग्रीक एंड रोमन इरा। इसमें जो सबसे फर्स्ट जो स्कॉलर थे वो ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम था होमर। होमर होमर क्या थे कि ब्लाइंड थे, दोनों आंखें इनकी काम नहीं करती थी होमर की। होमर ने क्या किया कि 2 बुक लिखा इन्होंने। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है ना, महाकाव्य है ना, वैसे होमर ने 2 महाकाव्य लिखा। एक का नाम था इलियड और एक का नाम था ओडिसी। क्लियर है? तो उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि जो 4 डायरेक्शन, 4 दिशा हैं, उन चारों दिशाओं से जो हवाएं प्रवाहित होती हैं उनका नाम उन्होंने पहली बार बताया। बट अभी भी ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन या एज ए सब्जेक्ट ये अभी इमर्ज नहीं हुई। क्लियर है? होमर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर थे उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले ज्योग्राफी का इवोल्यूशन किया या कहा डेवलपमेंट किया थेल्स ने, और खास करके थेल्स ने मैथमेटिकल ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बट अभी भी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट डेवलप नहीं हुई थी। थेल्स के बाद एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने स्केल के बेस पे, मापक के आधार पे विश्व के मानचित्र का पहली बार निर्माण किया। क्योंकि उस समय, इतना पहले की बात है, ये नियर अबाउट 600 बीसी की बात है, मतलब आज से कितना हो गया, ये लगभग 2500-2600 साल पहले। उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, ना इतना नॉलेज था कि कोई बहुत एथेंटिक बात की जाए या एथेंटिक मैप बने। बट फर्स्ट टाइम अनेक्सिमेंडर डेवलप्ड ए वर्ल्ड मैप। इसके बाद आते हैं हिकैटियस। हिकैटियस ने एक बुक लिखी थी जसपिरोडिस। हिकैटियस ने फर्स्ट टाइम एक बुक लिखी जिसका नाम था जसपिरोडिस, मतलब पृथ्वी के तल का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इसी वजह से कुछ स्कॉलर
ये मानते हैं कि हिकैटियस इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। बट ये बहुत विवादित बात है कि किसको फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाए, या हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, हिकैटियस के बाद फिर आते हैं प्लेटो। प्लेटो क्या थे? सबसे पहले थे सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात के शिष्य थे कौन? प्लेटो। प्लेटो ने फर्स्ट टाइम लॉजिक के बेस पे बताया कि जो अर्थ है वो क्या है? गोल है, स्फेरिकल है। और जो होमर थे, थेल्स थे, हिकैटियस थे, ये सारे लोग मानते थे कि अर्थ कैसी है? फ्लैट है। और होमर ने तो गजब ही बोला था, बाकी स्कॉलर ने भी इनका समर्थन किया था। उन्होंने बोला कि अर्थ ऐसे है, जैसे प्लेट होती है ना, ऐसे फ्लैट है, और ये 4 पिलर पे खड़ी है, जिसको बोलते थे पिलर ऑफ हरक्यूलिस। और ये डरते थे कि अगर हम ज्यादा दूर समुद्र में जाएंगे तो क्या कर जाएंगे, जैसे छत से नीचे गिरते हैं वैसे गिर जाएंगे। तो ये दूर तक जाते नहीं थे। तो फर्स्ट टाइम प्लेटो ने ये बोला, हालांकि कई लोग मानते हैं कि पाइथागोरस ने बोल दिया था ये चीज पहले ही, बट फर्स्ट टाइम प्लेटो ने ये बोला कि अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल है, गोल है। क्लियर है? बट अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर में कौन है? अर्थ है। और सूर्य के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि जो अर्थ के चारों ओर जो ओशियन पार्ट है उसको बोलते थे सागर सरिता। तो सूर्य कहां से निकलता है? सागर सरिता से निकलता है, और फिर कहां चला जाता है? सागर सरिता में चला जाता है। क्लियर है? फिर इसके बाद आते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु ने फर्स्ट टाइम चंद्र ग्रहण के बेस पे यह बताया, और गुरुत्वाकर्षण नियम को एक दूसरे रूप में डिफाइन करके कि हर चीज अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, तो इसलिए पृथ्वी भी क्या है? गोल है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या करना चाहेगी? अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो हम चंद्रमा की परछाई क्या देखते हैं? गोल देखते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने लॉजिक के बेस पे बताया कि अर्थ कैसी है? हाँ, स्फेरिकल है, गोल है। क्लियर है? इसके बाद एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। हाँ, इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये भी ग्रीक स्कॉलर था। अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं? सारी बातें ग्रीक स्कॉलर की जा रही हैं। सब लोग कौन थे? ये ग्रीक स्कॉलर थे, सब लोग ग्रीक स्कॉलर थे ये। तो जो इरेटोस्थनीज थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है इरेटोस्थनीज का। और तेजी के साथ ड्रैग नहीं हो रहा है, अदरवाइज चलते हम लोग। चलिए, चलिए, ये हम लोग का टॉपिक आ गया। देखिए यहां से, ज्योग्राफी जो टर्म है इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया। क्लियर है? तो इन्होंने जो टर्म यूज किया था ज्योग्राफी, क्या नाम था इनका? इरेटोस्थनीज। नाम यहां पे है इरेटोस्थनीज, ठीक है। और ये कब था? 3rd सेंचुरी बीसी में इन्होंने बुक अपनी दी थी, और उसी समय टर्म यूज किया था ज्योग्राफी।
फर्स्ट कंट्रीब्यूशन तो इनका ये था कि इन्होंने ज्योग्राफी टर्म यूज किया और इन्होंने बुक लिखा था, उसका नाम था ज्योग्राफिया। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने क्या किया था कि जो इक्वेटर है इसकी लेंथ को क्या किया था, कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइंस या मैथमेटिक्स। देखो उस समय क्या था कि जो इजिप्ट था, इजिप्ट में एक बहुत बड़ा सेंटर था जो उस समय, मतलब उस टाइम पर बहुत ज्यादा वो एजुकेशन सेंटर था, और वहां पे एक लाइब्रेरी थी, उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, जिसका हम लोग क्या हिंदी में बोल लेते हैं सिकंदरिया। तो यहां पर देखोगे कि जो ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, यहां पर इजिप्ट में, यहां पे एक मेडिटेरेनियन कोस्टल एरिया में एक उस समय बहुत बड़ा एक केंद्र था। जैसे हमारे यहां तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, वैसे ही वहां पर क्या था, अलेक्जेंड्रिया था। बहुत बड़ा लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहां पे पुस्तकालय था, जहां पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। और ये सारे लोगों को हमने जो बात की है उसमें हिकैटियस भी उस अलेक्जेंड्रिया में थे, और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस भी कहां पे थे, अलेक्जेंड्रिया में थे। और हेरोडोटस ने फर्स्ट टाइम ये रिवील किया कि नाइल रिवर कैसे फ्लो करती है, और जो नाइल रिवर के माउथ पे यानी कि मेडिटेरेनियन सी पे जो डेल्टा है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फर्स्ट टाइम कौन बताया था, हेरोडोटस ने। और हम लोग हेरोडोटस को क्या मानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री। क्लियर है। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो था इराटोस्थनीज का, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इक्वेटर है इसकी लंबाई को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया कि अलेक्जेंड्रिया से थोड़ी दूर पे एक जगह थी जिसका नाम था साइने। क्लियर है, साइने। यहां और अलेक्जेंड्रिया के बीच में उन्होंने जो सन रेज थी, साइने में एक कुआं था, वेल था, उस कुएं में सूर्य की क्या हो रही थी, किरणें पड़ रही थी, तो उससे शैडो बन रही थी, ठीक है, कुएं का। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने सूर्य की किरणों के, मतलब जो सन रेज स्ट्राइक थी उसके बिहाफ पे या कैलकुलेशन पे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इक्वेटर थी उसका कैलकुलेशन किया, और इन्होंने बताया कि इक्वेटर लगभग 25,000 माइल है, यानी कि जो एग्जैक्ट लेंथ है उसके बहुत करीब कैलकुलेशन किया था इन्होंने। अब सोचो कि उस समय तो इतना सोफिस्टिकेटेड क्या थे, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, और फिर भी इन्होंने कैलकुलेशन किया था। और भी जो इक्वेटर की लेंथ बताई थी या लंबाई बताई थी वो क्या थी, एग्जैक्ट तो नहीं थी, बट क्या थी, एग्जैक्ट के पास थी। देखो एक होता है, जैसे मैं बोल दूं अभी आपको कि सूर्य एक तारा है, और मैं एक लॉजिक के बिहाफ पे बोलूं कि सूर्य तारा क्यों है, इसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात कौन सी होगी। मैं जो बोलूं कि सूर्य एक तारा है बिना लॉजिक के, ये क्या हो जाएगी, प्योर तुक्केबाजी हो जाएगी, ये प्योर क्या हो जाएगी, एजम्पशंस होगा। मैंने कोई रीजन नहीं दिया, मैंने मेरे मुंह में आया, और भाई हो सकता है मैं 50 चीज बोलूं उसमें से एक सही हो जाए, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं। सही बात वो है कि जो किसी कैलकुलेशन या लॉजिक के बेस पे कही गई बात हो। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम इराटोस्थनीज ने कैलकुलेशन के बिहाफ पे या उस कैलकुलेशन के आधार पर इन्होंने इक्वेटर की लेंथ को मेजरमेंट किया, उसका मेजरमेंट लिया। क्लियर है। तो इसलिए इराटोस्थनीज को क्या मानते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हाँ, यहां फादर ऑफ ज्योग्राफी है। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जब ग्रीक इंपायर डिमोलिश हुआ तो उसके अवशेष पर रोमन इंपायर क्या हुआ, खड़ा हुआ। रोमन इंपायर में 4 स्कॉलर थे, ग्रीक में तो बहुत स्कॉलर हैं। ग्रीक में हमने जितने बताया, होमर से स्टार्ट किया, थेल्स हैं, ये सीक्वेंस से बता रहा हूं मैं आपको, पूरा सीक्वेंस है ये।
1000 BC से लेकर ये पूरा जब तक था यूनानी या रोमन ग्रीक एम्पायर। तो सबसे पहले आते हैं होमर, जिन्होंने इलियड एंड ओडिसी बुक लिखी। सेकेंड थेल्स आते हैं। थर्ड एनेक्सिमेंडर आते हैं। फोर्थ हिकैटियस आते हैं। फिफ्थ हेरोडोटस का भी नाम लिया जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने नाइल रिवर के नील नदी के बारे में बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद इराटोस्थनीज आते हैं, फिर प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के। फिर एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे हिपार्कस। हिपार्कस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने सर्किल को 360 एंगल में या कोण में क्या किया था, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया था। जो सर्किल होता है उसमें कितने एंगल होते हैं, वो कितने होते हैं, 360 एंगल होते हैं। तो फर्स्ट टाइम हिपार्कस ने क्या किया था कि वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया था, और उन्होंने फर्स्ट टाइम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को अपने मैप पे ड्रॉ किया था हिपार्कस ने, और वर्ल्ड को क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था हिपार्कस ने। क्लियर है? हिपार्कस ने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था वर्ल्ड को। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ते हैं ना, तो उस समय फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया था और वर्ल्ड मैप बनाया था। उस पे किसको दिखाया था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को। फिर अब ग्रीक इंपायर जो है वो डिमोलिश हो गया, तो ग्रीक इंपायर के बाद रोमन इंपायर इमर्ज हुआ, और रोमन इंपायर में भी जो रेशनल नॉलेज था ये अच्छे से डेवलप होता रहा। और रोमन इंपायर में 4 स्कॉलर थे, उसमें फर्स्ट स्कॉलर इज स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो स्कॉलर थे, इन्होंने 17 बुक्स लिखी एंड 43 बुक का कलेक्शन किया इन्होंने, स्ट्रैबो ने। हाँ, स्ट्रैबो ने। और इन्होंने भी एक बुक लिखा जिसका नाम था ज्योग्राफी। 2 लोग ज्योग्राफिया लिखे हैं। एक कौन लिखा है, ठीक है, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के बाद आते हैं जो बहुत बड़े कार्टोग्राफर थे या मानचित्र विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनका नाम था टॉलमी। टॉलमी, हाँ, टॉलमी। इनकी बहुत फेमस बुक है अल्मागेस्ट, आउटलाइन ऑफ अर्थ, बहुत इन्होंने काम किया टॉलमी। और बट टॉलमी के साथ ये था कि टॉलमी को बोल दिया जाता है साहित्य चोर, प्लेजियरिस्ट, मतलब साहित्य चोर। क्यों बोल दिया जाता है कि टॉलमी ने क्या किया था कि जो ग्रीक स्कॉलर थे उनकी बुक्स को क्या किया था, रीराइट किया था या समराइज किया था टॉलमी ने। और फर्स्ट टाइम टॉलमी ने ये बोला, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो अर्थ है वो क्या है, पूरे यूनिवर्स के क्या है, सेंटर में है। अर्थ सेंटर में है और सन अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। और ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट चला कब तक, जब तक कि कॉपरनिकस ने आकर इसको होलोसेंट्रिक में कन्वर्ट नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो टॉलमी ने बताया। टॉलमी ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड का जो मैप बनाया, उसी मैप को फॉलो करते हुए कोलंबस कहां पहुंच गया, अमेरिका। क्लियर है? चलिए, तो ये थोड़ा सा गैप हम लोग लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। ठीक है।